हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज डिस्कस करेंगे। आज हम पहला सेट यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसमें हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आगे जितने भी हम क्लासेस लेंगे एमसीक्यूज अकाउंटिंग पे, उस पे हम 50-50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज पहला लेक्चर है, इसमें हम 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उसमें पहला टॉपिक जो हमारे पास है अकाउंटिंग में फंडामेंटल टर्म्स या फंडामेंटल अकाउंटिंग हम कहेंगे, उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जा सकते हैं, तो वहां से हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी। हमारे पास नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमने सेलेक्ट करना है कौन सा इसमें लाइबिलिटी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए लाइबिलिटी क्या होती है। एक बिजनेस की लाइबिलिटी एक बिजनेस एंटिटी की एक ऑब्लिगेशन होती है। क्या होती है? ऑब्लिगेशन होती है। ये ऑब्लिगेशन तब क्रिएट होती है जब हमारे पास एक बिजनेस एंटिटी जो होती है, बिजनेस एंटिटी एक क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन करती है। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी कौन सी ट्रांजैक्शन? जब हमारे पास एक बिजनेस एंटिटी जो है क्रेडिट क्रेडिट परचेज करती है, क्रेडिट परचेज करती है, या हमारे पास एक बिजनेस एंटिटी जो है वो कहीं से क्रेडिट लेती है, कहीं से लोन उठाती है, ठीक है कि नहीं। उस केस में हमारे पास जो बिजनेस एंटिटी ने वो ट्रांजैक्शन की, उसकी वजह से उस पे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। वो ऑब्लिगेशन जो होती है उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इन सब 4 ऑप्शन में हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा जो हमें ये बताएगा कि ये हमारे पास इन 4 ऑप्शन में से कौन सी लाइबिलिटी एक बिजनेस एंटिटी की हो सकती है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है ओनर्स इक्विटी। क्या ओनर्स इक्विटी हमारे पास लाइबिलिटी होती है? क्या बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास लाइबिलिटी होती है? क्रेडिटर जो हमारे पास होता है, क्या वो हमारे पास बिजनेस एंटिटी के लिए या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी होती है? इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन सब के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखो, ओनर्स इक्विटी होती है जब कोई पर्सन जो है, जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वहां पर वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है। वो अमाउंट जो होगा, वो अमाउंट हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एसेट हो सकता है, या बहुत सारी चीजें जो हमारे पास ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए या बिजनेस को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी। उस ओनर्स इक्विटी को हम कैपिटल भी कहते हैं, कैपिटल भी कहते हैं। लेकिन जब बिजनेस एंटिटी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, बिजनेस एंटिटी में एक पर्सन कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश भी हमारे पास एसेट है, अदर एसेट लाइक वी हैव फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट, मशीनरी एटसेट्रा, उस सब चीज को हम कैपिटल कहते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जिसको हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने क्रिएट की, आपने उसमें हमारे पास उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो हमारे पास ओनर और बिजनेस एंटिटी जो होती हैं, ये 2 सेपरेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इनकी होती है, इसलिए ये दोनों सेपरेट अपनी अपनी जगह एक एंटिटीज होती हैं। जिसकी वजह से हमारे पास जो ओनर हमारे पास होता है, ओनर और बिजनेस एंटिटी जो होती है, ये सेपरेट एंटिटीज होती हैं क्योंकि इनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। ओनर की ट्रांजैक्शन और बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो है वो सेपरेट लिखी जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जब ओनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल जो है एज अ कैपिटल, बिजनेस हमारे पास जो होता है, बिजनेस में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है वो कैपिटल बन जाता है लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस ने उतना रिटर्न करना है ओनर को, ठीक है। तो वो होता है ओनर्स इक्विटी। इसी तरीके से हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, जो कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमारे पास बैंक देता है, एक्स्ट्रा हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा अमाउंट देता है, वो हम बाद में हमें रिपे करना पड़ता है। इसी तरीके से हमारे पास क्रेडिटर होता है, जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, स्पेशली जब हम क्या करते हैं, क्रेडिट क्रेडिट पे परचेज करते हैं, कोई भी आइटम हमने क्रेडिट पे परचेज की, तो हमारे पास जो पर्सन हमारे पास जो हमें सप्लाई करता है, जिससे हमने क्रेडिट परचेज किया, ठीक है कि नहीं, वो बंदा बन जाता है हमारे पास क्रेडिटर, ठीक है कि नहीं। अब क्रेडिटर जो हमारे पास होता है वो एक लाइबिलिटी होती है बिजनेस एंटिटी की।
इसी तरीके से हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब यह है कि आपने एक्सपेंस तो किया, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो मतलब प्रीपेड एक्सपेंस हमें रिप्रेजेंट करता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास एसेट है। देखो, ओनर्स इक्विटी हमारे पास लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंस जो हमारे पास है, जो प्रीपेड एक्सपेंस है, वो हमारे पास लाइबिलिटी नहीं है। इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताता है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, जो हम अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं जिसमें वेरियस स्टेप्स इंक्लूड होते हैं कि हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है किस किस तरीके से, उसमें वो जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग जनरली यूजर्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वो इंफॉर्मेशन जो है उसमें क्या क्या हो सकता है, ये क्या प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहले यहां पर ऑप्शन है कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर। ऑब्वियसली हमारे पास वो कॉस्ट भी बताएगा और इनकम फॉर मैनेजर भी बताएगा। देखो, मैनेजर कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है वो नहीं बताएगा, लेकिन कितना कॉस्ट आ रहा है मैनेजिंग पे, कितना इनकम मैनेजर्स को मिल रहा है, वो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होता है। कंपनीज की टैक्स लाइबिलिटी, या सिंपल हम लाइबिलिटी कहेंगे, जो एज अ टैक्स पे करती है कंपनी फॉर द पर्टिकुलर ईयर, वो भी हमारे पास अकाउंटिंग में होगा, अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में होगा। अच्छा, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, क्या हमारे पास अकाउंटिंग बताता है कि इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? हाँ, बिल्कुल बताता है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है कि नहीं, बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग हमें ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, वो है ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है, द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमारे पास है उसका मेन पर्पस। देखो, यहां पर हमारे पास बहुत सारे पर्पस दिए होंगे, लेकिन हमने मेन पर्पस बताना है, मेन ऑब्जेक्टिव बताना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला ऑप्शन, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर। मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर होते हैं उनको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पोजीशन, रिलेटेड टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एवरीथिंग जो हेल्थ होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसको? शेयर होल्डर का। बिल्कुल ये है हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होता है। टू मेंटेन बैलेंस शीट, बिल्कुल हमारे पास अकाउंटिंग में हम बैलेंस शीट भी क्या कहते हैं कि एक बैलेंस शीट भी हम प्रिपेयर करते हैं। टू मिनिमाइज टैक्सेस, ऐसा कुछ नहीं है, हम कह सकते हैं, देखो, टू मिनिमाइज टैक्सेस जो होता है, ये हम केस अगर कहेंगे तो ये बन जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। टू कीप ट्रैक ऑफ लाइबिलिटीज, देखो लाइबिलिटीज के रिलेटेड हमने जानना है, वो भी हम बताते हैं। लेकिन मेन फंक्शन जो होता है, मेन फंक्शन जो हमारे पास होता है, या मेन पर्पस जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो होता है शेयर होल्डर को या ओनर्स को भी हम कहेंगे, उनको क्या है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम किसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के थ्रू, या हम कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनके थ्रू हम शेयर होल्डर को रिपोर्ट पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि आप हमने कितना, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट जो है अर्न किया, या कितना लॉस जो है इसमें इनकर हुआ। वो सब के लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिन्हें हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है, द लॉन्ग टर्म एसेट दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू इज नोन एज। हमारे पास दो किस्म के एसेट होते हैं, हमारे पास दो किस्म के। सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा सा एसेट के बारे में। देखो, एसेट हमारे पास होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स। क्या होता है? रिसोर्स। देखो, इसमें क्राइटेरिया आपको पहचानना होगा, ये एसेट है या नहीं है, तो क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास एसेट जो होता है वो एक रिसोर्स होता है, किसका? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन कौन सा रिसोर्स? जो बिजनेस एंटिटी ऑन करती है, मतलब उस पे उसका कंट्रोल है, उसके उस बिजनेस एंटिटी को उस चीज पर कंट्रोल है। अच्छा, ये जो एसेट जो है ये क्रिएट हुआ है ड्यू टू सम पास्ट इवेंट की वजह से। मतलब हमने कोई ट्रांजैक्शन की है, हमने इसको खरीदा है, तो अब हम हमारा कंट्रोल जो है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल जो है इस पे है, वो ऑन करती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो होगा ये फ्यूचर में बेनिफिट देता है। क्या देता है? फ्यूचर में बेनिफिट देता है। अच्छा, ये फ्यूचर में जब बेनिफिट देगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी बेनिफिट देगा
और लॉन्ग टर्म के लिए भी बेनिफिट देगा। शॉर्ट टर्म के लिए जो बेनिफिट देते हैं उनको हम ट्रेडिंग एसेट्स कहते हैं, ट्रेडिंग एसेट कहते हैं या ऑपरेटिंग एसेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास बेनिफिट देते हैं, उनको कहते हैं हम फिक्स्ड एसेट। क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट। या हमारे पास शॉर्ट टर्म्स के लिए जो होते हैं उनको कहते हैं करंट एसेट भी हम कहते हैं। अब हमने क्या कहना है कि हमारे पास जो है जो करंट एसेट होते हैं, करंट एसेट का बेनिफिट जो है वो, या करंट एसेट जो है वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं या विद इन द अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट देते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए विद इन अ 1 ईयर वो उनका जो है वो कन्वर्टेबल होते हैं इनटू कैश। लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट जो होते हैं वो हमें बेनिफिट देते हैं मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट होते हैं, फिक्स्ड एसेट जो हमारे पास होते हैं, फिक्स्ड एसेट में जो फिक्स्ड एसेट हमारे पास होते हैं, तो फिक्स्ड एसेट में हमारे पास दो किस्म के एसेट्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उनको कहते हैं टेंजिबल, मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरे होते हैं इंटेंजिबल एसेट। क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे हमारे पास होता है ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, ठीक है, गुडविल होता है, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इनके रिलेटेड, हमारे पास जो टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट, देखो टेंजिबल एसेट जो है ये हम सिर्फ एक्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्वायर कर सकते हैं, मीन हमने खरीदे, परचेज किया डायरेक्ट। लेकिन इनटेंजिबल एसेट जो होते हैं उनको हम एक्वायर भी करेंगे, उनको हम एक्वायर भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द परचेज ऑफ एनी कंपनी, और उसके बाद इनको क्रिएट भी किया जा सकता है विद द पासेज ऑफ टाइम। ये है डिफरेंस। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द लॉन्ग टर्म एसेट्स, इसका मतलब लॉन्ग टर्म एसेट क्या होगा? जो अभी हमने पढ़ा, दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू। लेकिन ये एक राइट्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, जिनकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, जो फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। इन एसेट को हम कहते हैं क्या? करंट एसेट। नहीं, क्या फिक्स्ड एसेट, क्या हमारे पास इंटेंजिबल एसेट, क्या इन्वेस्टमेंट? तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बताता है द ओनर ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। हमारे पास एक बिजनेस एंटिटी का ओनर जो है आर कंसीडर्ड एज क्रेडिटर्स। ये बताता है कि जो हमारे पास ओनर्स हैं, जो हमारे पास ओनर्स हैं वो होते हैं बिजनेस एंटिटी के क्रेडिटर्स। क्या होते हैं? क्रेडिटर्स, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अभी बता रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है किस अकाउंटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। हमें पता है कि जब ओनर इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल बिजनेस एंटिटी में, तो बिजनेस एंटिटी में वो कैपिटल एज अ लाइबिलिटी बनती है कि वो एक ओनर को कितना रिटर्न करेगी, ठीक है कि नहीं, वो उसमें लाइबिलिटी बन जाती है बिजनेस एंटिटी की। ये किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, या नन ऑफ दिस? इसमें सबसे पहले हमारे पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें यह बताता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग में हम बात करेंगे, वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जा सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जर्नल में, लेजर में उनका रिकॉर्ड जो है मेंशन तब करेंगे जब वो मॉनेटरी टर्म में क्वांटिफाई की जाएंगी, मतलब वो मेजर की जाएंगी इन टर्म्स ऑफ सर्टेन यूनिट से, रुपीज, पैसा एटसेट्रा, अदरवाइज नहीं। क्वालिटेटिव जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होती है किसी भी ट्रांजैक्शन की, वो मेजर नहीं की जा सकती है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेजर नहीं किया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ मैनेजर मेजर मतलब रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, इसको हमारे पास दूसरा नाम भी है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है जो ओनर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ जो होती है, ये डिफरेंट सेपरेट एंटिटी हो, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, ये दो चीजें जो होती हैं सेपरेट एंटिटी होती हैं, क्योंकि इनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है, इनका सेपरेट रिकॉर्ड रखा जा सकता है। इसलिए हमारे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका आंसर हमारे पास पार्ट बी जो है, यहाँ ऑप्शन बी जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनता है। इसलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें यह कहता है कि हमारे पास जो बिजनेस एंटिटी होती है उसको जब हम ओपन करते हैं, तो इसलिए नहीं ओपन करते हैं कि उसको हमने बंद करना है 1 साल के बाद, नहीं, इसका एक इंडेफिनेट पीरियड होता है। हमने जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की, ठीक है कि नहीं, तो हमारा मकसद होता है कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए इसको ऑपरेट करना है, ये नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए।
तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 बताता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया जो प्रोडक्ट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो रॉ मटेरियल लिया चाहे प्रोडक्ट खरीदा, उसकी क्वालिटी क्या होती है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है? ऑब्वियसली अभी मैंने बताया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट सजेस्ट दैट which of the following concept suggests the exclusion of human resource in balance sheet? देखो बैलेंस शीट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है या एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है कि नहीं? अकाउंट नहीं है, इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारे पास बैलेंस शीट है उसमें हम ह्यूमन रिसोर्स यहां पर मतलब यह है कि ह्यूमंस की कैपेबिलिटी, ह्यूमंस की जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं बैलेंस शीट में। ये किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है? अभी हमने पढ़ा, इट इज अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जो 2020 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया था कि डेप्रिसिएशन जो होती है, डेप्रिसिएशन क्या होती है, ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास एक फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर खरीदा, क्या खरीदा? कंप्यूटर खरीदा। कितने का खरीदा? सपोज 50,000 का खरीदा। अब 50,000 का जब मैंने खरीदा, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा, इसका एंटायर जो कॉस्ट हुआ है वो हम उसी पीरियड में, उसी टाइम में जो है उसको डिडक्ट नहीं करेंगे आउट ऑफ द प्रॉफिट और आउट ऑफ द रेवेन्यू। इसका हमारे पास एंटायर कॉस्ट जो है वो हम डेफर करते हैं डिफरेंट पीरियड्स तक, मीन 4 या 5 पीरियड तक, 4 या 5 साल तक इसको डेफर करेंगे। इसका मतलब यह है कि विद द पासेज ऑफ टाइम जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ड्यू टू यूजेज वियर एंड टीयर्स हैपन, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशंस हमारे पास एक एक्सपेंस होता है? बिल्कुल ये एक्सपेंस होता है। क्या इसमें कैश इन्वॉल्व होता है? नहीं होता, इट्स अ नॉन कैश। क्या ये ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। इसलिए हमारे पास यहां पर ऑप्शन जो है आंसर जो होगा दैट विल बी द नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं दे आर शोन एज एन एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट्स शो किया जाता है इन बैलेंस शीट ड्यू टू विच कंसेप्ट? किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? सबसे पहले क्यों हम बैलेंस शीट बनाते हैं? हम बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा बिजनेस जो है वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलना है, ठीक है कि नहीं? जब हम बिजनेस को इनडेफिनिट पीरियड के लिए सेटअप करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा मकसद जो होता है, जो कंसर्न होता है, दैट इज अ गोइंग कंसर्न। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं एज एन एसेट, इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। उसके बाद हमारे पास कंटिजेंट लाइबिलिटीज होती है। ये वो लाइबिलिटीज होती हैं जो मतलब सडन होती है, जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ जो हमने प्रोडक्ट मंगवाया था, या फायर लगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी और वजह से, थेफ्ट की वजह से, किसी और लॉस की वजह से, या कहीं हमारे पास कोर्ट में केस चल रहा था वो जीता या हारा, दैट्स अ काइंड ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज। वो लाइबिलिटीज भी हम जनरली अगर हम कहेंगे तो हम ये कहेंगे वो बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत क्यों है? वो तो कंटिजेंट लाइबिलिटी है, ऐसे जनरल लाइबिलिटी नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक प्रिंसिपल है जो हमें कहता है कि आपको बैलेंस शीट में कंटिजेंट लाइबिलिटीज दिखानी है, उनको शो करना है। वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है? मैटेरियलिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, नन ऑफ दिस। इट इज इसका हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट ये कहता है आपको जितना भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन है, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल मैटेरियल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्क्लोज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट सेट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और हम ये कह सकते हैं जो अकाउंटिंग हमारे पास है उसके फंडामेंटल्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो हमने डिस्कस किए।